हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि LC-30 Mark 1A की डिलीवरी में डिले हो रही है और ये एयरक्राफ्ट अब मोस्ट लाइकली नवंबर तक एयरफोर्स को डिलीवर हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो आत्मनिर्भरता का गोल रखा गया था उसको मिरर दिखाता है और ग्राउंड रियलिटी को सामने रखता है। तो इस वीडियो में हम किसी भी तरीके के चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट को सामने रखकर किसी को डिफेंड करना या ब्लेम करना नहीं करने वाले हैं। ओवरऑल आत्मनिर्भरता की जो रियलिटी है वो हम आपके सामने रखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करेंगे ताकि आप चीज़ों से रिलेट कर पाएं और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाएं। तो अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें डिफेंस इंडस्ट्री में, जब से ये गोल रखा गया है कि इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तब से कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये कई गवर्नमेंट टेंडर्स में कम्पीट भी कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सामने रख रहे हैं। रियलिटी यहाँ पर ये है कि इनमें से कई कंपनीज जो हैं वो रीब्रांडिंग या फिर रीबैजिंग का काम कर रही हैं, यानी कि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो बाहर से प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, उसकी रीब्रांडिंग कर रहे हैं और उसको इंडिया में ही इंडिजिनस प्रोडक्ट कहकर बेच रहे हैं। ज़्यादा बेहतर हो गया तो उस इक्विपमेंट को वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पार्ट्स को मैक्सिमम लोकली सोर्स करके। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल दृष्टि 10 UAV है, जो कि इजरायली हर्मीस 900 है। तो क्या ये चीज़ गलत है? इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज जो कि अभी खड़ी हुई हैं, ये आपको प्रॉपर R&D वर्क करके एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाकर दे देंगी, तो आप रियलिटी में नहीं है। बाकी अगर हम ऑल्टरनेटिव केस लें कि ये कंपनी R&D करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो क्या वो वर्ल्ड क्लास होगा? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। क्या वो प्रोडक्ट इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा लिए जाएंगे? इसके चांसेस और भी कम हैं और लिए जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस को सुपीरियर एनिमीज को फेस करना है और ये इन्फीरियर वेपन्स से नहीं हो सकता। तो ऐसे माहौल में क्या ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज सरवाइव कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए वो जो कर रहे हैं ये नेसेसरी है और ये फर्स्ट स्टेप है। तो आप बाहर के प्रोडक्ट को इंडिया में लाकर उसको इंडिजनाइज करके बेचते हैं। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, आपकी कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो धीरे धीरे आपके पास फंडिंग आएगी R&D के लिए। शुरुआत में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप बाहर से भी टैलेंट ला सकते हैं, बाहर की कंपनीज का सपोर्ट ले सकते हैं। बाद में जब आपके पास एक्सपीरियंस आने लगेगा, तब आप खुद इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड वेपन्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस समय लेगा। तो जो टर्म यूज़ किया जाता है स्क्रू ड्राइवर गिरी, पर्सनली हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी एक टाइमलाइन होनी चाहिए। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा रहे हैं, उस केस में भी अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके, जिसके बाद ये कंपनीज अपने दम पर सर्वाइव कर पाएँ और खुद की R&D को फंड कर पाएँ और फ्यूचर में इंडिया को प्रॉपर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स ऑफर कर सके। तो ये बात हुई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की, और पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक चल रही हैं, पर यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस को थोड़ा सा और सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। भले ही ये रीबैज्ड प्रोडक्ट हों, अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको लेना चाहिए ताकि इन कंपनीज को सपोर्ट मिले। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज की। तो इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री है या फिर डिफेंस डेवलपमेंट हिस्ट्री है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज की ही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए थी इन कंपनीज की, वो हुई नहीं है, और इसके लिए जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं उनको हम मुख्य तौर पर रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, क्योंकि उनके पास पावर है और वो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके इनको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते थे। तो ज़्यादातर जो मुद्दा रहा है ये टैलेंट का नहीं रहा है, ये रहा है मैनेजमेंट का। और ये परेशानी इवन आज भी एग्जिस्ट करती है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में टैलेंट है वो ढंग से मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, चीज़ें प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं है। डिफरेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज सिमिलर प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग काम करती हैं, जिसमें ज़्यादा फंड भी जाता है और टैलेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब दो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज compete करती हैं तो वहाँ पर मामला अलग होता है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास लिबर्टी होती है कि वो अपना टैलेंट कहीं से भी ला सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पे करके बेस्ट प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, फिर आपस में ये compete करते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो इस केस में आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। पर जब पब्लिक सेक्टर कंपनी आपस में compete करती हैं सेम प्रोडक्ट को लेकर, तो वहाँ पर लिमिटेड पैसा है जो कि कुछ गवर्नमेंट द्वारा ही सप्लाई किया जा रहा है, टैलेंट भी वही एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा पैसा देकर वो बाहर से नहीं लाते हैं। तो इस केस में एक बेहतर प्रोडक्ट आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यहीं पर ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर साथ में काम करें तो यहाँ पर फंड्स भी आपके पास ज़्यादा बेहतर होंगे, एक्सपीरियंस्ड टैलेंट जो है वो साथ में काम कर पाएगा और एक बेहतर
प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। एफिशिएंसी पर ध्यान देने के बजाय ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट कंपनीज अगर परफॉर्म नहीं करेंगी तो वो सर्वाइव ही नहीं करेंगी। बट पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ केस ऐसा नहीं है। ये कंपनीज कई साल लॉस में भी सर्वाइव करेंगी, क्योंकि टैक्स पेयर्स पैसा पे कर रहे हैं, तो कोई अर्जेंसी नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट रखा जा सकता है कि एचएएल ने पिछले कुछ समय में प्रॉफिट दिया है, इवन इनके शेयर्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में जो बड़ा हाथ रहा है वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का रहा है। इन्होंने कई सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस को बेचे हैं। साथ ही साथ इनको तेजस मार्क 1A का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है और 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A के कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए जा सकते हैं, जिसने एक काफी बड़ा रोल प्ले किया है। पर रियलिटी यहाँ पर यह है कि ये तेजस मार्क 1A जो कि एक ब्रांड न्यू फाइटर इन्होंने प्रॉमिस किया था, ये अभी तक एयरफोर्स को डिलीवर नहीं कर पाए हैं और ये चीज इनके शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करेगी। तो ये चीज हम आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इशू नहीं है, इशू यहाँ पर R&D है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि सबसे ज्यादा पैसा लेता है और समय लेता है। टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ही समय लगता है और इसमें एंडलेस टेस्टिंग प्रोसेस है, मॉडिफिकेशंस हैं, और ये चीज हम तेजस मार्क 1A में देख भी रहे हैं। तो अभी जो तेजस मार्क 1A फ्लाई कर रहा है उसके साथ कुछ इश्यूज बताए जा रहे हैं। ये इजरायली एल्टा रडार से रिलेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पर डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ भी इश्यूज बताए जा रहे हैं, जिन पर डेफिनेटली काम किया जा रहा है। इंजन इशू यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, पर खाली वो इस एयरक्राफ्ट के डिलीवरी में जो डिले हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम एक बार यहाँ तक कहेंगे कि अगर ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से डिले हो रही है तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी तब खो रहे हैं जब आपने मल्टीपल टाइमलाइंस कोट करी हैं, और ये किसी दूसरे ने नहीं बल्कि एचएएल के CMD ने करी है। तो अगर इस चीज के लिए आपको बोला जा रहा है तो गलत नहीं बोला जा रहा है। एयरफोर्स ने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस शो किया है। यूजुअली ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस उसके ऑर्डर देती हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर पहले ही दे दिए, एयरक्राफ्ट अब जाकर फ्लाई कर रहा है। तो अब इससे ज़्यादा आपको क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? उसके बाद भी आपका जो प्रोडक्ट है वो आप समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर डालकर आपसे ये समय निकाला गया है, ये आपने खुद दिया है। तो अगर आपके द्वारा खुद कहा गया होता कि हम 2025 में जाकर पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करेंगे तो भी परेशानी ना होती, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम फरवरी में पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देंगे। और ये स्टेटमेंट्स मीडिया को देने के पीछे रीजन है। इन स्टेटमेंट्स से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीता जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एचएएल को मिलेगी, उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि एचएएल की परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाएगा। तो ये एक तरीके से ये शोकेस करने वाली बात होगी कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और शायद गवर्नमेंट की आंखों में अपने आप को ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करी जा रही हो। पर रियलिटी यहाँ पर बिल्कुल अलग है। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली सामने आएगी ही। इंजन को यहाँ पर एक इशू बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी साइड से सब ठीक है तो पहला एयरक्राफ्ट तो आपको डिलीवर करना ही चाहिए। इसके लिए भी आप इंजन इशू को सामने रखकर अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। यहाँ पर एचएएल या फिर किसी और PSU को ब्लेम नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ब्लेम किया जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चेक में रखें और वो इन ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है वो यस मैन को ना दे। तो अगर गवर्नमेंट की साइड से स्ट्रिक्ट पॉलिसी आती है कि हमको टाइमलाइन फॉलो करनी है, हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, और वहां से आपको आवाज आ रही कि नहीं हम दे देंगे, तो आपने उसी आदमी को लीडर बना दिया। रियलिटी में आपको ऐसे लोग चाहिए जो ये बोलें कि ये चीज़ जो आप मांग रहे हैं ये अभी अचीव नहीं करी जा सकती, हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, पहले आप हमें कैपेबल बनाइए, उसके बाद हम जाकर ये आपको डिलीवर कर पाएंगे। आप हमें टेस्ट फैसिलिटीज़ दीजिए, आप हमें प्रॉपर R&D फैसिलिटीज़ दीजिए, तब हम जाकर आपको कोई चीज़ प्रॉमिस कर पाएंगे। पर ऐसी लीडरशिप ही नहीं है। बाद में ये भी कह दिया जाता है कि क्योंकि एचएएल द्वारा कुछ बोला नहीं जाता, इनका PR पुअर है, इसलिए इन्हीं को स्केपगोट बनाकर हर कोई ब्लेम करता है। तो इसके लिए भी एचएएल ही रिस्पॉन्सिबल है। आपको किसने बोला कि मत बोलिए? आप मीडिया पर जाकर टाइमलाइंस कोट कर सकते हैं, लेकिन आप मीडिया के पास जाकर डिलेस को नहीं बता सकते, उसके पीछे के रीजंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है, आपकी जवाबदेही होती है। खाली एनुअल रिपोर्ट में चीज़ों को बता देने से काम नहीं चलता है। तो अगर आत्मनिर्भरता को अचीव करना है और एफिशिएंसी के साथ अचीव कर रहा है तो बहुत बड़ा ओवरहॉल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। DRDO के साथ ये चीज़ करी जा रही है, इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ भी किया जाना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत इनका मैनेजमेंट अच्छा करना ज़रूरी है, साथ ही साथ जो PR कैपेबिलिटी है उसको भी बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सब के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में अथॉरिटी है,
आप एक्शन लीजिए। बाकियों का नहीं पता और ना ही पास्ट का पता है, पर पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं प्रेजेंट सिचुएशन को आपके सामने रखना चाहूँगा। इंडियन एयरफोर्स आत्मनिर्भर होना चाहती है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेली है इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट से। कारगिल वॉर में भी ये चीज़ हमने देखी है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करने से मना कर दिया था। जो नेटवर्किंग इश्यूज़ हैं वो तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म में ये चीज़ हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर ट्रू सेंस में फ्यूचर वॉरफेयर के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को तैयार रहना है तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये चीज़ एयरफोर्स भी अच्छे से जानती है, इसलिए वो इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस मार्क 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, EMCA को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको समय पर प्लेटफॉर्म्स चाहिए, वरना कैपेबिलिटी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रिक्ट और क्विक एक्शंस लेने चाहिए, अदरवाइज ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। आत्मनिर्भरता खाली स्लोगन से अचीव नहीं हो सकती, बड़े रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।